अपना रेडियो 96.9 एफएम। नशा, चाहे शराब का हो या जुए का, मोबाइल फोन का हो या किसी गेम का, हमें सिर्फ एक चीज देकर जाता है, तकलीफ, दर्द और बीमारी, जो न सिर्फ नशे करने वाला व्यक्ति झेलता है बल्कि उसके परिवार वाले भी उतना ही परेशान होते हैं। अपना रेडियो 96.9 एफएम में आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम अपनी सेहत। मैं हूं कविता शर्मा। दोस्तों, नशे की लत से जितना बचा जाए, जितना इसके बारे में जागरूकता फैलाई जाए, उतना ही अच्छा है। इसी दिशा में नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 26 जून को दुनिया भर में मनाया जाता है। इस दिन का लक्ष्य लोगों को नशे की लत के खतरों के बारे में बताना होता है। ये दिन वैश्विक प्रयासों को मजबूत करने का एक अवसर प्रदान करता है, ताकि नशे के दुरुपयोग और तस्करी के मुकाबले किए जा सके। इसीलिए आज के इस कार्यक्रम में आपको नशे की लत से क्या खतरे हो सकते हैं और इससे कैसे बचाव किया जा सकता है, पूरी जानकारी मिलेगी। इस जानकारी को देने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे डॉक्टर विदुर आर्या, मनोरोग विशेषज्ञ, मेट्रो अस्पताल से। चलिए मिले डॉक्टर विदुर से। डॉक्टर विदुर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू। डॉक्टर, जिस तरह से हम जानते हैं कि हर साल 26 जून को हम नशीली दवाओं के दुरुपयोग और इसकी जो अवैध तस्करी होती है उसके खिलाफ एक दिवस मनाते हैं, और ये दिवस जो है हमें नशीली दवाओं के दुरुपयोग से बचाने के लिए भी जागरूक करता है। क्या कहेंगे आप इस पर? ये इंटरनेशनल ड्रग डे मनाया जाता है, जिसे बोलते हैं नशीली दवाओं से मुक्त करने के लिए जो दिवस मनाया जाता है। ये हमारा यूनाइटेड नेशंस जो है उन्होंने शुरू किया था। 26 जून को इसको मनाया जाता है पूरे विश्व में। इसको शुरू करने का कारण ये रहा कि सारे देश मिलके ऐसी स्ट्रेटेजीज बना पाए जिससे हम जो नशा है इस संसार में, जो जिस भी तरह के नशे होते हैं, उनको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे हम ट्रीट कर सकते हैं कम्युनिटी लेवल पे, एक हम उसका एक अच्छा, और जो उनका रिहेबिलिटेशन कैसे कर सकते हैं, जो नशा वाले पेशेंट्स होते हैं उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, उसके लिए इसको बनाया गया है। तो हालांकि डॉक्टर, ये तो नशीली दवाओं के दुरुपयोग के लिए, लेकिन यहाँ हम नशे की लत को जरूर आपसे जानना चाहेंगे कि नशा, चाहे शराब का हो या जुए का, किस तरह से नशे की जो लत है, या नशा कहते किसे हैं? हाँ जी, देखिए, किसी भी चीज का नशा, हम उसको नशा कब बोलते हैं? हम उसको नशा तब बोलते हैं जब हम उस चीज के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। मतलब हमारी बॉडी उस पर फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से डिपेंडेंट हो जाती है। फिजिकली डिपेंडेंट होने का मतलब है कि हमारी बॉडी ऐसे सिग्नल देने लगेगी कि हम उस नशे के बिना रह नहीं पाएंगे। हमें घबराहट, बेचैनी होने लगेगा, हमें उसकी क्रेविंग, मतलब तलब होने लगेगी नशे की, कि हमेशा चाहिए ही चाहिए। ठीक है। तो और मेंटली हो जाएगा कि हम और सब चीजों को भूल जाएंगे। मतलब हमें, जब हमारा जिस चीज का हमें नशा है, बेशक वो किसी शराब का हो, चरस गांजे का हो, या कोई भी जुए का नशा हो, तो हम उस चीज के बिना हम रह नहीं पाएंगे। हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑक्यूपेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, पर्सनल जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो सब हम भूल जाएंगे उस नशे के लिए। हमारे को सिर्फ एक नशा दिखाई देगा, और हम जो हमें पता है कि हमारे को नशे करने से हमें ये प्रॉब्लम हो सकती है, ये नुकसान हो सकते हैं उसकी वजह से हमारी लाइफ में, पर हम उसको भी नजरअंदाज कर देंगे। इस कदर की जब डिपेंडेंस हो जाती है नशे को, तब बोलते हैं हमारे को उसको एडिक्शन, तब उसको एडिक्शन टर्म दी जाती है। तो ये जो दिवस है नशीली दवाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए है। अब नशीली दवाइयाँ जो हैं, कई बार लोग अपने मन से भी लेते हैं, कई बार लोगों को प्रिस्क्राइब की जाती हैं कुछ ऐसी मेडिसिन जिनसे उनको की रिलीफ मिले। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? हाँ जी, कई बार ऐसा बहुत कॉमनली होता है। पहले तो इस पे आते हैं कि जैसे नई मेडिसिन होती हैं जो डॉक्टर्स लिखते हैं। जब डॉक्टर्स लिखते हैं उसको कुछ स्पेसिफिक अवधि के लिए, स्पेसिफिक टाइम के लिए, स्पेसिफिक डोज में, जब उन मेडिसिन को हमें लगता है कि हमें उन मेडिसिन से रिस्पॉन्स आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो क्या करते हैं कई लोग अपने पीयर्स, अपने आसपास से लोगों की वजह से, या खुद एक्सपेरिमेंट करने के लिए उन मेडिसिन को या ज्यादा लेने लगते हैं। जैसे कि आप देखते हैं कुछ कफ सिरप्स आते थे जिनको लोगों ने अपने आप से उसको अब्यूज करना शुरू कर दिया।
पर अभी ये बहुत अच्छा है कि इस चीज के लिए सरकार ने बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस बना दी हैं कि डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन जब तक है तब तक ही वो मेडिसिन मिलेंगी। जब वो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन खत्म हो जाएगी तो आप ओवर द काउंटर जाके ऐसी कोई नशे वाली मेडिसिन को नहीं ले सकते हो। मतलब इन मेडिसिन का जो यूज होता है, पर यह है कि हम यूज को अब्यूज में जब बना देते हैं तो प्रॉब्लम है। तो इस चीज को लिए सरकार ने अभी बहुत कड़े कदम उठाए हैं ताकि वो चीज को अब्यूज में ना बदले। जी डॉक्टर, यहाँ पर ये चीज़ भी देखने को मिलती है कि कई बार जो आपने पीयर प्रेशर का जो अभी जिक्र किया, कई बार जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको नशे की लत में पड़ते हुए हमने ज़्यादातर देखा है। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए क्या आपका कहना है कि क्यों ऐसा होता है कि वही एज ग्रुप जो है वो ज़्यादातर इस चीज़ में आके उलझ जाता है या उनको इसकी लत पड़ जाती है? हाँ, इसके बहुत से कारण है कि स्टूडेंट्स वाली एज में क्यों होता है। पहला तो आप समझेंगे कि हमारा ना मस्तिष्क का एक एरिया होता है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स बोलते हैं जिसे, जो डेवलप होता है एटलीस्ट 18-20 ईयर्स की एज तक जाके वो पूरा डेवलप होता है। अब उसका काम होता है हमारा कंट्रोल, मतलब हमारी डिजायर्स होती हैं बहुत सारी कि हम ये कर लें, ये एक्सपेरिमेंट कर लें, ऐसे करके देखें, तो हमें वो चीज वो हमें कंट्रोल करवाते हैं नहीं ये चीज गलत है, ये चीज सही है। ये डिसीजन मेकिंग में वो हेल्प करता है और वो एक डेवलप होने में लगता है टाइम। अब क्या होता है, पीयर प्रेशर की वजह से हम पीयर प्रेशर मतलब जो हम अपने साथी संगी होते हैं वो कहते हैं, उनकी वजह से हम क्या करते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं कि चलो हम ये नशा करके देखते हैं, ऐसा करके देखते हैं, या उन आपस में उनके एक्सेप्टेंस के लिए कि उनकी सोसाइटी में अपने आप को एक्सेप्ट करवाने के लिए वो नशों में चले जाते हैं। या क्या होता है कि जब बहुत ज्यादा हम इमोशनली वीक होते हैं, बहुत ज्यादा हमारे अंदर स्ट्रेस होता है, तो हमें लगता है कि स्ट्रेस कम होगा, इसकी वजह से हम इसमें नशे में चले जाते हैं। जब हमारे को सही गाइडेंस नहीं होती है तो तब भी हम इन नशों की तरफ जा सकते हैं। और यूथ जो होता है, सबसे ज्यादा यूथ इसलिए ही जाता है इन चीजों की वजह से क्योंकि उनको एक सब सही गाइडेंस नहीं होती है। और दूसरी चीज, उनको कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में भी इसको एक ग्लैमर की तरह देखा जाता है, जो गलत है कि जो नशा करते हैं और जो नहीं करते हैं उनको ऐसे देखा जाता है आपस में कि पता नहीं है कितना गलत, कितने कैसे लोग हैं कि तो कुछ भी नहीं किया आज तक, जबकि उल्टा होना चाहिए। पर ये सोसाइटी ने ऐसा बना रखा है, ग्लैमरस बना रखा है नशा करने को, तो वो चीज कहीं ना कहीं बच्चों को बहुत दुष्प्रभाव करती है। जी, तो अब जब बच्चे, क्योंकि ज़्यादातर यही ग्रुप ऐसा होता है जो कि एक बार अगर लत में फंस जाता है तो बड़ी मुश्किल हो जाती है इससे बाहर निकलने के लिए। लेकिन इसमें आप घर परिवार का कितना ज़्यादा रोल समझते हैं कि जो घर परिवार के सदस्य हैं, क्या उनको कुछ पता चलता है कि बच्चा इस वक्त किसी लत में पड़ गया है? हाँ जी, हाँ जी। देखिए, इसके अंदर जो हमारे घर परिवार के लोग हैं, हम कुछ ना स्पेसिफिक साइंस हम थोड़ा नोटिस कर सकते हैं, जैसे कि बच्चे के बिहेवियर में चेंज आने लग रहा है। मतलब जो बच्चा है तो बहुत ज्यादा विड्रॉ हो गया है फैमिली से, या बहुत ज्यादा गुस्से में हो गया है, या बच्चे की स्पेंडिंग हैबिट्स बहुत चेंज हो गई हैं, अनएक्सप्लेन्ड आउटिंग्स हो रही हैं, मतलब वो बिना बताए घर से बहुत बहुत देर के लिए बाहर जा रहा है, रात को घर से बाहर जा रहे हैं और खर्चा कर रहे हैं, पर पता नहीं चल पा रहा है, बता नहीं पा रहे हैं कि क्या किस चीज पे स्पेंड किया। या कई बार ऐसा होता है कि उनके वेट में चेंजेस आ जा रहे हैं, बहुत ज्यादा वेट बढ़ जा रहा है, वेट कम हो जा रहा है, या हम देख रहे हैं कि कभी बहुत ज्यादा घबराहट बता रहे हैं, बेचैनी बता रहे हैं, वो भी विड्रॉल सिम्टम्स हो सकते हैं नशे के। तो हम इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं बच्चे के अंदर कि क्या उसके अंदर ऐसे कोई चेंजेस आ रहे हैं जिसकी वजह से वो हो सकता है कि कहीं ना कहीं ऐसी चीजों में पड़ा हो सकता है। जी डॉक्टर, कई बार ऐसा भी होता है देखने के लिए कि कई बार पेरेंट्स जब छोटे बच्चे होते हैं तो कई बार परेशान करते हैं, तो सब मेडिसिन्स ऐसी होती हैं जिनको दे के बच्चा थोड़ी देर या तो सो जाए या इस तरीके से वो थोड़ा रोना बंद कर दे। तो क्या ये हैबिट ठीक है? क्या यहाँ से भी किसी बच्चे को नशे की आदत पड़ सकती है? क्या वो इसकी लत पे आ सकता है जानते ना जानते? हाँ, देखिए, पहले तो हमें ये समझना है कि हमें ओवर द काउंटर अपने आप से कोई मेडिसिन किसी भी तरह की नहीं देनी है जब तक उसको डॉक्टर खुद से प्रिस्क्राइब ना करे, वो भी कितनी अवधि के लिए कैसे देनी, क्योंकि हमें नहीं पता, खुद से हमें नहीं पता कौन सी मेडिसिन ऐसी कोई बच्चे के लिए हो कि वो आगे जाके उसके लिए नुकसानदायक हो या उसके इसके लिए हैबिट पड़ जाए।
और दूसरा पेरेंटल सुपरविजन बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चे के ऊपर कि हम और अगर पेरेंट्स का सुपरविजन प्रॉपर रहता है तो बच्चे के चांसेस कम रहते हैं। और कई हमने सोसाइटीज में ऐसा भी देखा है कि बच्चे कि हमने ना पेरेंट जो हम एज ए पेरेंट भी हम देखते हैं कि कई पेरेंट्स ने भी ना नशे वाली चीज को बहुत नॉर्मलाइज किया हुआ है, जिसके घर में भी कई बार हम देखते हैं कि लोग अपना बहुत ही उसको एक सोशल ड्रिंकिंग हैबिट को नॉर्मलाइज कर दिया है। पर बच्चे जो देख रहे हैं उनको नहीं पता कि ये जो चीजें हम बच्चों के सामने कर रहे हैं, बच्चों को लगता है ये चीजें बहुत नॉर्मल है, बहुत अच्छी है। जो अपने पेरेंट्स को भी देख रहे हैं, अपने रोल मॉडल्स को देख रहे हैं, उनको लगता है ये चीजें बहुत कूल है, तो हम उस चीजों में भी बच्चे पड़ जाते हैं। तो हमें उस चीज का भी बहुत ध्यान देना चाहिए। जैसा कि आपने कहा कि घर परिवार में बहुत सारा माहौल ऐसा मिलता है, लेकिन बहुत एलीट सोसाइटीज़ में हमने देखा है कि उनकी सोच बड़ी ब्रॉड होती है और वो सोचते हैं कि जितना हम बच्चों के साथ फ्रेंडली बिहेव करेंगे उतना बच्चे आके हमको बताएंगे। तो आप क्योंकि एक मनोरोग विशेषज्ञ हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये जो हैबिट है इस तरह की फ्रेंडशिप वाली या फ्रेंड हो जाना, ये क्या कुछ फायदे देता है या इसके भी कुछ नुकसान हो सकते हैं? जी, इसके अंदर देखिए दो चीजें हैं कि फ्रेंडशिप वाली चीज होनी भी चाहिए, पर लेकिन उसकी एक लिमिट तक। मतलब हमें ये समझना है कि हमें कुछ अपने कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स रखने हैं बच्चे के साथ, जो क्लियर नॉर्म्स रखने हैं कि देखो भाई ये चीज के लिए तो हमारे बिल्कुल नहीं, मतलब नो इज नो। मतलब कुछ स्पेसिफिक डायरेक्शन रखनी है कि हाँ भाई ये चीज हम अलाउ नहीं करेंगे आपको, बाकी चीजों में आपको समझ सकते हैं। पर कुछ अपनी सेट गाइडलाइंस अपने जो पेरेंट्स हैं उनको बच्चों के साथ रखनी चाहिए। नहीं तो अगर हम ओवर फ्रेंडशिप में हो जाती है तो भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बच्चे फिर माँ बाप को कुछ समझते नहीं है कि ठीक है उनको देख लेंगे, कर लेंगे। पर ये है कि हम दोनों एक्सट्रीम्स दोनों ही गलत है। ये एक्सट्रीम भी गलत है कि बहुत ज्यादा फ्रेंडशिप, और ये एक्सट्रीम भी गलत है कि बहुत ज्यादा हम उस पे बुली करें, बहुत ज्यादा प्रेशर डालें बच्चे पे। तो हमें कहीं ना उन दोनों चीजों का बैलेंस बना के चलना बहुत जरूरी है। डॉक्टर, आपके अनुभव से मैं जानना चाहूँगी कि जब ड्रग अब्यूज़ आपके पास आते हैं तो क्या कभी आप उन लोगों से सवाल पूछते हैं कि ये आपने क्यों शुरू किया या कैसे शुरू किया? तो क्या आपको ये जवाब भी मिलते हैं कि हमने अपने घर में देखा या आसपास में देखा? किस तरह के जो प्रतिक्रियाएं होती हैं पेशेंट्स की वो आपके सामने आती हैं? ज्यादातर जो ड्रग एब्यूज वाले हमारे पास आते हैं वो ज्यादातर ये बताते हैं कि हमने अपने फ्रेंड्स के साथ शुरू करा एज अ फन करने के लिए या एक्सपेरिमेंट करने के लिए। मतलब हमने बस अपने फ्रेंड साथ मजे मजे में शुरू करा, और वो मजा कब कब में उनके लिए प्रॉब्लम बन गया वो उनको भी पता नहीं चला। मतलब ये एक बहुत बड़ी सेइंग है, बहुत कॉमन सेइंग है कि हम जब नशा शुरू करते हैं तो हम नशे को कंट्रोल करते हैं, पर कुछ टाइम बाद जब नशा हमारा बढ़ जाता है तो नशा हमारे दिमाग को कंट्रोल करने लगता है। मतलब फिर हम चाहेंगे बिना नशा छोड़ना तो फिर हमारे लिए छोड़ना आसान नहीं होता, क्योंकि फिर हमारा दिमाग, हमारा शरीर उस नशे को मांग रहा होता है। तो ये जो नशा है, नशे की लत, ये बीमारी है, क्या कहेंगे आप इस बारे में? बिल्कुल, नशे की जो लत है, जब नशा हम शुरू करते हैं तो वो तो हम एक हैबिट की हम वैसे यूज करते हैं शुरू में एक्सपेरिमेंट करने के लिए, एंजॉय करने के लिए। पर जब ये नशा एक लत बन जाता है तो ये एक मानसिक बीमारी बन जाती है। हम देखेंगे ना, हम टेस्ट कराते हैं कि अरे हमारा लिवर तो ठीक है, हमारी किडनी ठीक है, हमें देखो नशे से तो हमें कुछ नहीं हो रहा करने से। पर हम देखेंगे सबसे ज्यादा ये हमारे दिमाग को इफेक्ट करता है। जो नशा की है, आप देखेंगे कि कोई चीज पर आप इतने डिपेंडेंट हो गए कि आप उसको चाह के भी नहीं छोड़ पा रहे हो। आपकी बॉडी ऐसे सिग्नल देने लगेगी कि घबराहट, बेचैनी होने लगेगी। नशा अगर छोड़ने की कोशिश करेंगे, पसीने आने लगेंगे, बीपी हाई होने लगेगा या कम होने लगेगा। तो ऐसे हमारी बॉडी सिग्नल देगी कि आप नशा चाहते हुए भी नहीं छोड़ पाएंगे। मतलब एक ट्रैप बन जाता है, जैसे हम इसको बोलते हैं, ये नशे की एक बीमारी है। और जब इंसान इस बीमारी में आता है तो हमें ये देखना है कि हमें उसको हेल्प चाहिए। ये नहीं कि हम सोचते हैं कि ये तो खुद से कंट्रोल कर सकता है, खुद से कंट्रोल कर सकता है। खुद से कंट्रोल एक स्टेज तक होता है, बिल्कुल होता है, पर लेकिन जब वो एक स्टेज से पार चला जाता है तो इंसान का खुद से कंट्रोल करना आसान नहीं होता। फिर उसको एक डॉक्टर की हेल्प की जरूरत पड़ती है। तो डॉक्टर, नशे की लत जो बीमारी बन जाती है, उस बीमारी के क्या क्या जो सिम्टम्स हैं वो होते हैं, और किस तरह से फिर जो लोग हैं वो पहचाने कि अब दिक्कत है, अब डॉक्टर के पास जाना ही चाहिए? नशे की जो लत होती है उसके सबसे ज्यादा हम ये देखेंगे कि उसके सबसे ज्यादा बड़े लक्षण ये होते हैं कि सबसे पहले हम
हमें उस चीज का हमें रोज हमें आदत पड़ जाती थी, हमें उस चीज को रोज चाहिए। और पहले जितनी मात्रा में हमें वो चीज चाहिए होती है, जैसे कोई नशा है, पहले जितनी मात्रा में हमारा काम हो रहा होता है, अब हमें उससे भी ज्यादा मात्रा चाहिए उसी लेवल का एंजॉयमेंट करने के लिए, उसी लेवल का एक डोपामिन लेवल अचीव करने के लिए। उसके बाद हमारे को मतलब पहले आप मान लीजिए, हम शराब का एग्जांपल लीजिए कि हम पहले हमारा काम एक क्वार्टर में चल जाता है, उसके बाद हमारे को 2 क्वार्टर भी कम पड़ते हैं, 1 हाफ भी कम पड़ता है, क्योंकि हमारे को फिर सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही बॉडी को। और दूसरी चीज क्या होती है कि उसके अंदर बहुत ज्यादा तलब होने लगती है शरीर में, और अगर हम उसको नहीं लेते हैं तो हमारे को घबराहट होना, बेचैनी होना, यहाँ तक कि आप देखेंगे कि दौरे तक पड़ जाते हैं लोगों को अगर वो उस टाइप का नशा नहीं करते हैं जो उनको चाहिए। तो ये प्रॉब्लम आ सकती है जी। तो किस तरह से उपचार, अगर कोई व्यक्ति इस बात को समझ ले सही वक्त रहते कि अब इस बीमारी से मुझे छुटकारा पाना है, तो नशीली दवाइयों के दुरुपयोग तो हैं, लेकिन उसके बाद अगर उपचार की बात करें तो वो क्या होते हैं? जी देखिए, उपचार की हम बात करें तो हमारे 2 तरीके से उपचार होते हैं इसके। अगर नशा बहुत ज्यादा लेवल पे है, मान लिया अगर कोई ड्रग्स का नशा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें साइकियाट्रिस्ट के पास जाना है और साथ में अपनी जो मेडिसिन हैं वो शुरू करानी है, क्योंकि नहीं तो उसके जो विड्रॉल सिम्टम्स है ना वो इतने होंगे कि हम वो झेल नहीं पाएंगे। वो विड्रॉल सिम्टम्स को कवर करने के लिए कि हमें मेडिसिन शुरू करवानी है, और साथ में हमारे को थेरेपी सेशन मतलब काउंसलिंग सेशंस हमें शुरू करवाने हैं। वो भी हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो वही एडवाइस करेंगे, साइकियाट्रिस्ट के पास जाएंगे तो वही एडवाइस करेंगे कि आपको कैसे क्या शुरू करने हैं। वो इसीलिए ताकि हमारे अंदर एक मोटिवेशन लेवल डेवलप हो उसको को छोड़ने के लिए, हमें समझ आए कि हमारे पास क्या क्या कारण है। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम लोग थोड़ा सा बेटर फील करते हैं नशा छोड़ने के बाद, तो हमें लगता है जब उसके दुष्प्रभाव खत्म हो गए हम फिर उस नशे में चले जाते हैं। तो हम दोबारा से उस नशे में ना जाएं, उसके लिए भी हमारे को कुछ काउंसलिंग सेशंस की जरूरत पड़ती है, ताकि हम एक हमारा कंटिन्यूअस एक एब्स्टिनेंस फेज बना रहे, हमारे बार बार रिलैप्स ना हो। नहीं तो हम ज्यादातर देखते हैं जो लोग मेडिसिन नहीं लेते हैं, अब अपना ट्रीटमेंट सही से नहीं कराते हैं, तो वो लोग बार बार क्या करते हैं कि 6 महीने छोड़ दिया, 7 छोड़ दिया, उसके बाद फिर उसमें उसी नशे में चले जाएंगे, फिर उसके बाद फिर उनका वो बहुत लंबा पीरियड चला जाएगा, जब तक बिल्कुल ऐसा ना हो जाए कि मरने पे हालत ना आ जाए। तो इस चीज के लिए हमारे को प्रॉपर मेडिसिन, प्रॉपर काउंसलिंग, दोनों चीजों की हमारे को जरूरत पड़ती है। तो डॉक्टर साहब, क्या ये जो दवाइयाँ जो भी नशे से दूर करने के लिए जो दी जाती हैं डॉक्टर के माध्यम से, उससे क्या बिल्कुल ठीक किया जा सकता है किसी पेशेंट को? बिल्कुल ठीक किया जा सकता है उन दवाओं से, और साथ में दवाओं से भी ठीक किया जा सकता है, और साथ में काउंसलिंग सेशन से भी ठीक किया जा सकता है। बस सबसे बड़ी शर्त ये होती है कि सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि पेशेंट मतलब जो व्यक्ति है वो छोड़ना कितना चाह रहा है। अगर वो छोड़ना नहीं भी चाह रहा है तो भी ऑप्शंस होते हैं हमारे पास कि उसको समझाने का, कैसे उससे निकालना है। तभी हम रिहैब सेंटर जो बने होते हैं, अच्छे जो रिहेबिलिटेशन सेंटर है, हम उसमें डालते हैं पेशेंट को। वो बहुत कम केसेस होते हैं जिनमें हमें वो डालना पड़ता है। तो उसमें इसलिए डालना पड़ता है कि अगर वो उस टाइम पे बिल्कुल नहीं छोड़ना चाह रहे हैं, तो ताकि उनको थोड़ा सा अवेयरनेस हो जाए, वो छोड़ने के बाद समझ आए कि हाँ भाई ये छोड़ना जरूरी है। तो ये जो दवाइयाँ हैं, ये दवाइयाँ भी बहुत इफेक्टिव होती हैं, पर हाँ अगेन वही, जो भी दवाइयाँ हैं वो डॉक्टर के साथ लिख के ही लें। नहीं तो क्या होता है, लोग आपको पता है कि नहीं तो फिर उन दवाइयों के अब्यूज भी कर सकते हैं जी। क्योंकि अगर वो डॉक्टर के हिसाब से लेंगे तो जरूर कोई दिक्कत नहीं होगी, पर अपने हिसाब से फिर आप वो कंटिन्यू करते रहते तो हो सकता है फिर उस दवाई की आदत पड़ जाए। तो वो चीज का जरूर ध्यान रखना है कि अपने हिसाब से कुछ नहीं करना है। तो दवाइयों की लत ही ना पड़े, इसी विषय में, इसी दिशा में ये दिवस मनाया जाता है। लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि इंसान चाहे तो हर चीज़ पॉसिबल है, तो क्या ये जो सब चीज़ें हैं मन से जुड़ी हैं, तो मन को ही कैसे कंट्रोल करें कि कुछ ऐसा करना ही नहीं है? क्या ये भी कोई पॉसिबिलिटीज है? बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारा एक प्राइमरी बेसिस हो गया कि प्रिवेंशन की हमें ये चीजों में जाना ही नहीं है। और इसलिए हमें देखना है कि हमें लोगों को देख के नहीं कि लोग सब कर रहे हैं तो एक नॉर्मल चीज है, ये नॉर्मल चीज नहीं है, हमें ये समझना जरूरी है। दूसरी चीज क्या होता है, हमें जब बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, बहुत टेंशन होती है, तो हमें लगता है चलो यार थोड़ा सा कुछ ऐसा नशा कर लेते हैं जिससे वो टेंशन कम हो जाए। और आप देखेंगे वो टेंशन उस नशा करने से तो कम नहीं होने वाली है। वो टेंशन जो उसका हम सॉल्यूशन नहीं निकालेंगे तब तक कम नहीं होगी। जब तक वो नशे का असर रहेगा तब तक हमें लगेगा कि हाँ हम रिलैक्स हैं, कम है टेंशन, वापस से अगले दिन वही टेंशन आ जाएगी। तो हमें देखना है कि जो हमें
प्रॉब्लम्स होती हैं हम सॉल्यूशन हम लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन निकालें, ना कि हम ऐसी चीजों में पड़ें जिसकी वजह से फिर हमें पता चले कि वो टेंशन तो खत्म हो गई पर ये नशे की टेंशन आ गई। जी डॉक्टर, मेरा आखिरी सवाल आपसे यही है कि जो लोग ये सोचते हैं कि नशा करने से हमारा स्ट्रेस कम होता है, बहुत से लोगों को हमने कहते हुए सुना है कि हम इसलिए नशा करते हैं कि हमारा स्ट्रेस कम हो जाता है, लेकिन जी। स्ट्रेस को कम करने का दूसरा ऑप्शन क्या है? आप क्या सुझाव देंगे हमारे लिसनर्स को? हाँ, देखो स्ट्रेस को कम करने का सबसे अच्छा उपाय ये है, पहले तो सिंपल, कि हमें जब भी स्ट्रेस हो रहा है तो हम अपने अंदर ना रहे उस चीज को, अपना कोई भी सपोर्टिंग फैमिली मेंबर है, फ्रेंड है, उनके साथ शेयर करें। आधा स्ट्रेस तो हमारा शेयर करने से भी कम हो जाता है। और ये समझें कि जो चीज का अभी हमारे पास सॉल्यूशन है, जो चीज का अभी हमारा स्ट्रेस है उसका सॉल्यूशन अगर अभी है तो हम सॉल्यूशन को करने की तरफ कोशिश करें। और लगता है जो चीज अभी प्रॉब्लम है पर इसका अभी इमीडिएटली कोई सॉल्यूशन नहीं है, कई बार ऐसी भी प्रॉब्लम्स आते हैं कि वो इमीडिएट जिनका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, उनको हम टाइम पे डाल दें कि ठीक है, टाइम के साथ ये चीजें बेटर हो जाएंगी, मेरे अभी स्ट्रेस लेने से वो चीज अभी एकदम से ठीक नहीं होने वाली है, या अभी हम जब स्ट्रेस लेंगे तो वो चीज ऐसा नहीं कि अभी ठीक हो जाएगी, तो अपना टाइम लगेगा, उसको टाइम पे डाल दें, या जिसको भी हम जो धार्मिक उससे जुड़े होते हैं भगवान पे डाल दें। पर क्योंकि हमें पता है कि हर चीज का एक टाइम होता है, स्ट्रेस भी होगा तो उसका भी एक टाइम है, फिर उसके बाद वो खत्म हो जाएगा। और लेकिन तब तक हम उसको मैनेज करना हमें सीखना है कि हम स्ट्रेस को कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी जानकारी डॉक्टर विदुर आपने दी और ये निश्चित ही हमारे लिसनर्स के काफ़ी काम आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर विदुर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। तो दोस्तों, जैसा कि डॉक्टर विदुर ने बताया कि नशे की लत से बिल्कुल बचा जा सकता है। ज़रूरत है अपने स्ट्रेस को मैनेज करने की, और स्ट्रेस को मैनेज करने के बहुत सारे तरीके हैं कि आप या तो किसी से बात करें, कभी भी अपनी किसी बात को मन में ना रखें। इसके साथ साथ आप म्यूजिक सुन सकते हैं, बाहर सैर पे जा सकते हैं, अच्छा खाना खा सकते हैं, मतलब जिस चीज़ में भी आपका मन लगे नशे को छोड़कर वो करना चाहिए, क्योंकि नशा कोई अच्छी चीज़ नहीं है। नशा एक बीमारी है और कब ये आपको और आपके परिवार वालों को दुख देना शुरू कर दे आपको पता ही नहीं चलता। तो ऐसी स्थिति में खुद को ना डालें। नशीली दवाओं से, नशीली दवाओं के दुरुपयोग से आप भी बचें, अपने आसपास के लोगों को भी अवेयर करें। इन्हीं शब्दों के साथ सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। कविता शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार। मेरी ख्वाहिशें, मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना, अपना, बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM